नमस्कार दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में सेक्शन नंबर 15 जहां पर एडमिशन स्वीकृति की डेफिनेशन दी गई उसको हमने पढ़ा और लास्ट वीडियो में हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिशंस। उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आपने पूरी देख ली होगी, बहुत अच्छी वीडियो है। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा दोस्तों यूज ऑफ एडमिशन। जो स्वीकृति होती है इनका प्रयोग किस तरीके से किया जा सकता है, और ये जानना इसलिए जरूरी है कि दोस्तों एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रैक्टिकल में तो आपको ये आना ही चाहिए कि स्वीकृति का प्रयोग कैसे किया जाएगा, और इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए और आज की वीडियो आपको बहुत कुछ नॉलेज इसके बारे में देगी। और देखिए, यूज की बात जब जब आती है तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं एविडेंसरी वैल्यू की बात करते हैं कि साक्ष्य के रूप में एडमिशन की स्वीकृति की कितनी वैल्यू होगी। तो जब जब वैल्यू की बात आए तो आपके माइंड में कुछ वर्ड्स हिट करने चाहिए। नंबर एक, क्या इसकी वैल्यू सब्सटैंटिव एविडेंस के रूप में हो सकती है, जिसको हम ठोस सबूत कहते हैं? क्या इसकी वैल्यू कोरोबोरेटिव नेचर की होगी, जिससे हम केवल किसी का समर्थन कर सकते हैं किसी दूसरी एविडेंस का? या फिर ये कंट्राडिक्शन के लिए यूज हो सकती है, या फिर इसका नेचर कंक्लूसिव प्रूफ का होगा? इस इतने सारे वर्ड्स, इतनी सारी टर्म्स आपके माइंड में तुरंत हिट करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें और हमेशा जब भी एविडेंस की बात आए तो आपके मन में ये वर्ड्स हिट करने चाहिए। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसके रिगार्डिंग माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम क्या कहा है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। पहले मैं आपको एक बात बताऊं, एक प्रैक्टिकल सी बात, आपको कॉमन सेंस आपके सामने रखना चाहता हूं। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया आपको कि जनरली अगर किसी व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट कभी पीछे लिखा था, खुद उसी ने लिखा, और जो लिखा है वो इस तरीके का लिखा है कि अगर फ्यूचर में उसे पढ़ा जाएगा तो वो उसके अगेंस्ट जाएगा। तो अब आप मुझे ये बताइए कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे स्टेटमेंट को क्यों लिखेगा जो फ्यूचर में उसके अगेंस्ट चला जाए? उसके पीछे का कारण एक ही मानता है लॉ, और उसके पीछे का कारण है कि क्योंकि ये बात सत्य है इसीलिए उसने लिखी थी। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो सत्य होती हैं और लिखने वाले के अगेंस्ट जाती हैं, बट जिस समय वो लिख रहा होता है उस समय वो नहीं सोचता कि ये मेरे अगेंस्ट चली जाएंगी, बट लास्ट में कभी जब मैटर होते हैं कोर्ट में जाते हैं तो उनके अगेंस्ट पढ़ी जा सकती हैं। तो अर्थात इसका उल्टा अगर आप सोचें कि किसी व्यक्ति ने कोई एडमिशन किया है, चाहे वो रिटर्न में किया था पीछे, चाहे वो ओरल किया था किसी व्यक्ति के सामने, तो वो इसलिए उसके अगेंस्ट है, इसलिए अपने अगेंस्ट उसने एडमिशन किया क्योंकि वो सत्य था। ऐसे ऐसे एविडेंस को, ऐसी स्टेटमेंट को, ऐसी एडमिशन को कोर्ट मानती है कि वो सब्सटैंटिव एविडेंस है, ठोस सबूत है। लेकिन हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये दो पर्पसेस के लिए यूज हो सकता है एडमिशन, दो उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। दो उद्देश्य को अगर आपको समझना है दोस्तों, तो दोनों कंडीशन थोड़ा समझ लो कि एडमिशन कर कौन रहा है। अगर आपको यह समझ में आ गया कि एडमिशन कर कौन रहा है तो पर्पज और यूज भी आपको इजीली डिफरेंशिएट हो जाएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे। इससे पहले पहली वाली वीडियो आपने देख ली होगी उम्मीद करता हूं, तो वहां पर सेल्फ हार्मिंग, स्व हानिकारक, एंड सेल्फ सर्विंग, स्व हितकारी एडमिशन स्वीकृति देख ली होंगी। दो टाइप की स्वीकृति जनरल होती है, लेकिन एक तीसरी स्वीकृति दोस्तों और होती है जो विटनेस करता है। देखिए, सेल्फ हार्मिंग और सेल्फ सर्विंग तो जब हो सकती है जब वाद के पक्षकारों द्वारा स्वीकृति की गई हो। इट मींस या तो प्लेंटिफ है, वादी है, या प्रतिवादी है, डिफेंडेंट है। इन दोनों में से अगर कोई स्वीकृति की गई है तो ही कह सकते हैं कि वो या तो उनके फेवर में होंगी या उनके अगेंस्ट होंगी। अगर मान लो कोई न्यूट्रल पर्सन है, न्यूट्रल पर्सन भी तो बहुत सारे फैक्ट को एडमिट कर सकता है कि यस, जिस समय ये डॉक्यूमेंट साइन हो रहा था तो मैं वहां प्रेजेंट था। तो इसने किस फैक्ट को एडमिट किया है?
अपनी प्रेजेंस को स्वीकार किया है उस समय जिस समय पर फैक्ट इन इशू वाला डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो रहा था, बन रहा था। तो ये न्यूट्रल पर्सन है, ये विटनेस हो सकता है इस केस का, लेकिन ना तो प्लेंटिफ होगा ना डिफेंडेंट होगा। अर्थात यहां पर अब जो विटनेस ने एडमिशन किया है ये एक तीसरे तरीके का एडमिशन है, और ये एडमिशन और जब पार्टी ने एडमिशन किया तब तो दोनों में डिफरेंस है। तो जब जब आप एडमिशन की बात करें तो अपने वर्ड्स को बहुत समझदारी से लिखेंगे। पार्टी, एडमिशन बाय पार्टी एंड एडमिशन बाय विटनेस, एडमिशन बाय पार्टी एंड एडमिशन बाय विटनेस, दोनों को पक्षकारों के द्वारा स्वीकृति और गवाहों के द्वारा स्वीकृति, दोनों में डिफरेंस होता है। तो जब भी आप स्वीकृति लिखें तो आप साथ में लिखें कि ये किसने की है, पक्षकार ने की या फिर गवाह ने की। तो इन्हीं के आधार पर वो दोनों टाइप के जो पर्पस हैं उनको आप समझ पाओगे। तो मैंने अभी बता दिया कि जब, देखिए ये जो नंबर 1 मैंने लिखा है, ये लिखा है कि जब पार्टीज एडमिशन करेंगी, और ये नंबर 2 लिखा है कि जब विटनेसेस एडमिशन करेंगे। तो जब पार्टी एडमिशन करेंगे तो वो सेल्फ हार्मिंग और सेल्फ सर्विंग हो सकते हैं, और जब विटनेस एडमिशन करेगा तो वो सेल्फ सर्विंग या सेल्फ हार्मिंग नहीं होगा, क्योंकि उससे कोई असर नहीं पड़ता कि विटनेस क्या एडमिट किया, उससे उसके सूट पर कि ये सूट उसके फेवर में जाएगा या उसके अगेंस्ट जाएगा, इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए आप सेल्फ सर्विंग और सेल्फ हार्मिंग नहीं कह सकते। इस डिफरेंसेस को मैं आगे बताऊं तो उससे पहले आपको दिखाना चाहूंगा सेक्शन 58 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 53 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, और इस सेक्शन का हेडिंग कहता है, डिटेल में तो जब पढ़ाऊंगा जब इसकी बारी आएगी, बट ब्रीफ बता देता हूं। हेडिंग कहता है फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। हिंदी में बात करें तो स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात अगर किसी पक्षकार ने किसी फैक्ट को स्वीकार कर लिया है कि हाँ ये फैक्ट ऐसे ही था जिस तरीके से अपोजिट पार्टी कह रही है, तो अब कोर्ट को यह आवश्यक नहीं है कि इसके लिए एविडेंस मांगे। मान लिया जाएगा कि वो फैक्ट जो एडमिट कर लिया गया है वो साबित हो गया है, उसके लिए अब साबित करने के लिए एविडेंस की आवश्यकता नहीं होगी। तो नंबर 1 फिर से वही बात बता दूं कि यहां पर वो है जो पार्टीज ने एडमिशन किए, नंबर 2 जो विटनेस ने एडमिशन किया। तो पार्टीज के उस एडमिशन के बारे में बात करेंगे दोस्तों जो स्वयं हानिकारक है, सेल्फ हार्मिंग है, क्योंकि सेल्फ सर्विंग की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है एक्सेप्ट सम केसेस, जो एक्सेप्शंस दिए गए सेक्शन नंबर 21 इंडियन एविडेंस एक्ट में या सेक्शन 19 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो ज्यादातर बात जो होगी वो सेल्फ हार्मिंग एडमिशंस की ही होगी। तो देखिए पार्टी कर रही है, सेल्फ हार्मिंग एडमिशन किया है और ऐसे तथ्य को एडमिट किया है कि जिससे केस इसके अगेंस्ट हो सकता है, वाद इसके अगेंस्ट खिलाफ जा सकती है, ऐसे फैक्ट को एडमिट किया है। तब कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि सब्सटैंटिव एविडेंस होगा, ऐसा एडमिशन ठोस सबूत होगा उस फैक्ट को साबित करने के लिए। एडमिशन मात्र ही सफिशिएंट होगा जब वो सेल्फ हार्मिंग होगा। और कौन सी पार्टी के अगेंस्ट? अगेंस्ट द पार्टी मेकिंग इट। देखिए जो हम लॉ पढ़ते हैं अपना भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो वहां पर कहीं भी सेल्फ हार्मिंग वर्ड यूज नहीं हुआ है। ये जो वर्ड्स हैं अगेंस्ट द पार्टी मेकिंग इट, ये वर्ड्स किसी एडमिशन को सेल्फ हार्मिंग एडमिशन बनाते हैं। तो जब ये सेल्फ हार्मिंग एडमिशन होगा तो केवल एडमिट कर लेना मात्र ही सफिशिएंट होगा इसके अगेंस्ट पढ़ा जाने के लिए। और वो सफिशिएंट कैसा? एविडेंस की कई तरीके की वैल्यू होती है, वो होगा सब्सटैंटिव नेचर का, ठोस सबूत होगा। ठोस सबूत का मतलब दोस्तों मैं कई बार बता चुका हूं, ऐसा सबूत होता है कि किसी फैक्ट को केवल और केवल उसी के आधार पर डिसाइड किया जा सकता है कि इस फैक्ट की एग्जिस्टेंस है या इस फैक्ट की एग्जिस्टेंस नहीं है। अर्थात सब्सटैंटिव एविडेंस का मतलब दोस्तों मैं कई बार बता चुका हूं, ठोस सबूत। और ठोस सबूत तो हिंदी है, ठोस सबूत का मतलब होता है कि जिस फैक्ट की एग्जिस्टेंस, अस्तित्व
नॉन एग्जिस्टेंस अनअस्तित्व को साबित करने के लिए कोई एविडेंस दी जाती है, वो उस फैक्ट को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देती है, कहीं कोई डाउट नहीं बचता हो उस फैक्ट की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग, तो ऐसी एविडेंस कहलाती है सब्सटैंटिव एविडेंस, ठोस सबूत। अर्थात अगर किसी व्यक्ति ने अपने अगेंस्ट किसी फैक्ट को एडमिट कर लिया है तो उस फैक्ट की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस ठोस सबूत है उस फैक्ट को साबित करने के लिए। फॉर द पर्पज ऑफ एग्जांपल एक मैं आपको इंस्टेंस बताता हूं कि मान लो दो पार्टी हैं ए एंड बी, और यहां पर ए ने बी के अगेंस्ट एक सूट फाइल किया है, सूट फॉर रिकवरी, और ए कहता है कि बी ने मेरे से 10 लाख रुपए लिए थे और इसके बदले में एक प्रोमिसरी नोट साइन किया था। किसने किया था? बी ने। पैसे किसने दिए? ए ने। तो सूट किसने डाला रिकवरी के लिए? रिकवरी के लिए ए ने। अब जब ये रिकवरी सूट डाला जाएगा तो जनरल लॉ ये कहता है कि ये प्रोमिसरी नोट एक डॉक्यूमेंट है, और जब डॉक्यूमेंट है तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगी, और ये प्रोमिसरी नोट इटसेल्फ जब कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर दिया जाएगा, इट मींस ये प्रोमिसरी नोट जब ओरिजिनल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर दिया जाएगा और उस पर इस बी के सिग्नेचर होंगे, देन माना जाएगा कि हाँ ये प्रोमिसरी नोट एग्जिस्टेंस में था और बी ने एग्जीक्यूट किया था। ये एक जनरल तरीका है। लेकिन मैं ये कहता हूं दोस्तों कि जैसे ही सूट डाला गया तो बी ने एडमिट कर लिया कि यस मैंने प्रोमिसरी नोट तो एग्जीक्यूट किया था, लेकिन ए ने मुझे 10 लाख रुपए दिए नहीं थे, मेरे से केवल और केवल प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट करा लिया था, साइन करा लिया था। अर्थात यहां पर यहां पर बी ने एडमिशन किया है कौन से फैक्ट का? कि प्रोमिसरी नोट एग्जिस्टेंस में था, प्रोमिसरी नोट बी ने एग्जीक्यूट किया था, बी ने साइन किए थे, इस फैक्ट को बी ने एडमिट कर लिया है, और दूसरे फैक्ट को डिनाई कर दिया कि उसने 10 लाख रुपए रिसीव किए थे अगेंस्ट दिस प्रोमिसरी नोट। तो यहां पर जो फैक्ट एडमिट कर लिया गया तो उसके लिए अब ये प्रोमिसरी नोट इन ओरिजिनल कोर्ट के सामने पेश करने की आवश्यकता नहीं होगी एज एन एविडेंस। अब माना जाएगा हमेशा कि बी ने एक प्रोमिसरी नोट तो एग्जीक्यूट किया था। तो फैक्ट को अगर एडमिट कर लिया है तो अब ये फैक्ट सब्सटेंटिव एविडेंस है। इतना केस तो बी के अगेंस्ट प्रूव हो गया कि हां प्रोमिसरी नोट तो एग्जीक्यूट हुआ था। अब ए को अगली बात प्रूव करना बाकी रह जाती है कि इसने बी को 10 लाख रुपए डिलीवर किए थे और बी ने रिसीव किए थे। इन फैक्ट को प्रूव करना बाकी रह जाता है। तो दोस्तों ठोस सबूत आप समझ गए होंगे कि एडमिशन अगर अपने अगेंस्ट है, सेल्फ हार्मिंग है, तो वो सब्सटेंटिव एविडेंस होगा। और थोड़ी सी बात बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन जब एडमिशन विटनेस ने किया, विटनेस भी एडमिशन कर सकता है, किस तरीके से कर सकता है पीछे बताया, तो जब विटनेस ने एडमिशन किया तो इट इज नॉट सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, ये ठोस सबूत नहीं हो सकता। तो फिर किस काम आ सकता है ये ठोस सबूत नहीं हो सकता? तो दो पर्पज के लिए ये वाला केवल अकेला विटनेस द्वारा की गई स्वीकृति अकेली अपने आप में दो पर्पज के लिए यूज हो सकती है। नंबर एक, कंट्राडिक्शन के लिए। जब इसका ये प्रायर स्टेटमेंट कोर्ट में रखा जाएगा और मान लो विटनेस आके ये कहता है कि नहीं जो पहले स्टेटमेंट लिखा है ऐसी बात नहीं है, बात कुछ अलग है, तो अब इस प्रायर स्टेटमेंट को उसके सामने रखकर 145 इंडियन एविडेंस एक्ट या 148 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बताए गए तरीके से इस विटनेस को प्रायर स्टेटमेंट से कंट्राडिक्ट कराया जा सकता है। तो एक पर्पज हुआ विटनेस के मामले में कंट्राडिक्शन के लिए यूज हो सकता है, और दूसरा जब वही सेम बात कहता है जो प्रायर स्टेटमेंट में लिखी थी तो फिर वो कोरोबोरेशन के लिए भी यूज हो सकता है। सेक्शन 157 इंडियन एविडेंस एक्ट या 160 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये वाली बात तो केवल छोटी सी है। अब इस वाली बात को हम फर्दर और समझेंगे दोस्तों। तो ये एक जजमेंट है भारत सिंह वर्सेस भागीरथी 1966 वॉल्यूम 1 SCR 606। यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया, एन एडमिशन इज सब्सटेंटिव एविडेंस ऑफ द फैक्ट एडमिटेड।
लाइन को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि सब्सटेंटिव एविडेंस तो है, बट फॉर व्हाट, किस बात के लिए? उस बात के लिए जो फैक्ट एडमिट किया है, केवल उतने पोर्शन के लिए जो फैक्ट एडमिट किया है, अदरवाइज किसी और के लिए सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है। आगे, एंड इफ ड्यूली प्रूव्ड, अगर ऐसे एडमिशन को ड्यूली प्रूव कर दिया जाता है, अभी बताऊंगा इसके बारे में, अगर ऐसे एडमिशन को ड्यूली प्रूव्ड कर दिया जाता है तो इट इज एन एडमिसिबल एविडेंस, ये एक ग्राह्य साक्ष्य होगा और इस पर कोर्ट रिलाय कर सकती हैं और रिलाय करके इस पर एक्ट कर सकती हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी मेकिंग देम अपीयर्ड इन द विटनेस बॉक्स और नॉट। अगर ड्यूली प्रूव कर दिया गया एडमिशन को, जो सेल्फ हार्मिंग एडमिशन था, ड्यूली प्रूव कर दिया गया है, तो फिर ये एडमिसिबल एविडेंस होगी, चाहे वो विटनेस कोर्ट में एज ए विटनेस, चाहे वो पार्टी कोर्ट में एज ए विटनेस अपीयर हुई चाहे नहीं हुई, इररेस्पेक्टिव ऑफ ही अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट एज ए विटनेस और नॉट। अर्थात जो उसका प्रायर स्टेटमेंट था उसको ड्यूली प्रूव कर दिया है। ड्यूली प्रूव का मतलब क्या होता है दोस्तों? अब स्टेटमेंट दो तरीके का हो सकता है, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। तो ओरल एविडेंस को, ओरल स्टेटमेंट को कैसे प्रूव किया जा सकता है, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप देखिए जाकर। इस वीडियो की लास्ट में एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी कि जब ओरल एविडेंस होगी तो वो किस तरीके से प्रूव हो सकती है। दोस्तों, जिसने सुना, जिसने देखा, जिसने सूंघा, जिसने जिसने अपनी इंद्रियों से महसूस किया, वही व्यक्ति कोर्ट में अगर आया और उसने आकर पार्टी के एडमिशन को साबित कर दिया ड्यूली प्रूव्ड, तो अब वो फैक्ट प्रूव हो गया, चाहे वो पार्टी जिसने एडमिशन किया था वो कोर्ट में आई या नहीं आई। अगर डॉक्यूमेंट्री एडमिशन है तो डॉक्यूमेंट को किस तरीके से प्रूव किया जाएगा, उसके लिए भी डिटेल वीडियो बनाई है, वो भी इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी, जरूर देखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से बच नहीं सकते, ना प्रैक्टिस में, ना एग्जाम में, ना ही इंटरव्यू में, तो आपको जरूर देखनी चाहिए। और जब वो एडमिशन किसी डॉक्यूमेंट में था, वो स्टेटमेंट जब किसी डॉक्यूमेंट में था, तो जिस तरीके से एक डॉक्यूमेंट को प्रूव किया जा सकता है उसी तरीके से उस डॉक्यूमेंट को प्रूव कर दिया था। तो अब चाहे वो पार्टी जिसका ये स्टेटमेंट है वो कोर्ट में एज ए विटनेस आई नहीं आई, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसे ही ड्यूली प्रूव हुआ तो अब वो सब्सटेंटिव एविडेंस मानी जाएगी। अब जिस पार्टी ने ऐसा एडमिशन किया था वो ये प्ली नहीं ले सकता कि जी मुझे तो विटनेस बॉक्स में बुलाया नहीं गया, मुझे तो क्रॉस एग्जामिन नहीं किया गया। अगर मान लो वो विटनेस बॉक्स में आ भी गया और आने के बाद वो जो उसने पहले एडमिशन किया हुआ है किसी डॉक्यूमेंट में, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एडमिट किया हुआ है कि हाँ मैंने ए से कुछ पैसे लिए थे, लेकिन यहां पर आकर कोर्ट में आकर अब कहता है कि नहीं मैंने ए से पैसे नहीं लिए थे, तो पहले वाला स्टेटमेंट और अब ये जो कोर्ट में आके दिया, दोनों स्टेटमेंट कंट्राडिक्टरी है। तो अब ये पार्टी ये नहीं कह सकती, अगर पहले वाला स्टेटमेंट ड्यूली प्रूव्ड है तो ये पार्टी ये नहीं कह सकती कि जी मुझे क्रॉस एग्जामिन नहीं किया गया इस पॉइंट पर, तो इसलिए मेरा जो दूसरा स्टेटमेंट है ये एडमिसिबल हो जाएगा। नो, ऐसा नहीं है। यही बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोली भारत सिंह वर्सेस भागीरथी वाले केस में। अगला केस देखिए, विशंभर नाथ प्रसाद वर्सेस द्वारका प्रसाद, 1974 volume 1 SCC 78. Supreme Court pointed out that the difference between two use of admissions as follows. कौन से दो यूज? एडमिशन बाय पार्टी एंड एडमिशन बाय विटनेस। आप दोनों को बहुत ध्यान से यूज करेंगे। जब विटनेस ने एडमिशन किया तो एक अलग वैल्यू है एडमिशन की, और जब पार्टी ने एडमिशन किया तो अलग वैल्यू है। तो देयर इज कार्डिनल डिस्टिंक्शन बिटवीन अ पार्टी ऑथर ऑफ प्रायर स्टेटमेंट एंड अ विटनेस हु इज एग्जामिन्ड एंड इज sought टू बी क्रॉस एग्जामिन्ड। एक पार्टी होती है, एक विटनेस होता है जिसे एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है,
या फिर साथ में क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस है। वही डिफरेंस पहले बताया कि जो पहली वाली एविडेंस है जो पार्टी ने की वो सब्सटैंटिव नेचर की है, अगर वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी करती है जो सेक्शन 21 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 19 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखी। लेकिन जो दूसरे टाइप की है जो विटनेस ने की है वो केवल डिस्क्रेडिट किया जा सकता है, उसकी क्रेडिबिलिटी को इंपीच करने के लिए कंट्राडिक्ट किया जा सकता है। ये सब्सटैंटिव नेचर की नहीं है, कंट्राडिक्शन किया जा सकता है। दूसरा, नो रिक्वायरमेंट टू पुट प्रायर स्टेटमेंट। देखिए जब एक पार्टी ने एडमिट कर लिया था पहले स्टेटमेंट में और कोर्ट में आके उसने उसके अगेंस्ट बोला पहले स्टेटमेंट के, तो जनरल रूल तो ये होता है कि कंट्राडिक्शन कराया जाएगा प्रायर स्टेटमेंट को इस विटनेस के सामने रखकर। 145 यही कहती है इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू 148 भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहती है कि जब कंट्राडिक्शन कराया जाएगा तो प्रायर स्टेटमेंट पर की तरफ उसकी अटेंशन ड्रॉ की जाएगी, वो उसके सामने रखा जाएगा कि देखिए पहले आपने ऐसा कहा था, अब आप कुछ और कह रहे हो, तो ये कंट्राडिक्शन कराया जा रहा है। बट ये कहते हैं कि नहीं, जब पार्टी ने एडमिशन कर लिया है और ड्यूली प्रूव्ड है तो उसके सामने रखने की आवश्यकता नहीं है। उसको कंट्रोल पहले कह दिया कि कंट्राडिक्ट किया गया या नहीं किया गया, लेकिन जब विटनेस ने एडमिशन किया था और पहले कुछ और एडमिशन था, अब कोर्ट में आके कुछ और बोल रहा है, कुछ और एडमिशन कर रहा है या डिनाई कर रहा है पहले एडमिशन को, देन ऐसी सिचुएशन में ये प्रायर स्टेटमेंट ये विटनेस के सामने रखना पड़ेगा। अब आता है कि ये बातें सारी बढ़ने के बाद दोस्तों आपको ये भी जानना चाहिए कि जिस पर्सन ने, जिस पार्टी ने एक बार सेल्फ हार्मिंग एडमिशन कर दिया, तो अभी तक आप देख रहे होंगे कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है क्या? कानून ऐसा है दोस्तों, कभी रास्ते बंद नहीं होते। आपको पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है, रास्ते निकलते चले जाते हैं। चाहे सेल्फ हार्मिंग एडमिशन था, पार्टी ने एडमिट कर लिया, प्लेंट में एडमिट कर लिया, इन राइटिंग एडमिट कर लिया, या फिर प्रायर कहीं कैजुअल था, इनफॉर्मल एडमिशन था, वहां पर एडमिशन हो रखा है, तो क्या इसके पास कोई डिफेंस है? एज एन प्रैक्टिशनर आपके पास क्या डिफेंस होने चाहिए? देखिए, पार्टी ये प्रूव कर सकती है जिसने सेल्फ हार्मिंग एडमिशन किया कि वो बाय मिस्टेक हो गया या वो ट्रू नहीं है, उसको ये बात प्रूव करने की छूट मिल सकती है। पार्टी कह सकती है कि हां ये एडमिशन तो ठीक है। अगर देखो दोनों बातें अलग अलग हैं कि एक पार्टी है ए, इसने एडमिशन किया था बुक्स ऑफ अकाउंट में, सपोज कि मैंने बी से पैसे लिए, ये एडमिशन हो गया इसका। अब जब ये ए कोर्ट में आया तो दो बातें हो सकती है। ये एक बात तो ये कह सकता है कि यस, यहां पर जो ये बात लिखी गई है ये ठीक है, मैंने लिखी है, लेकिन ये बाय मिस्टेक लिखी गई थी। अब बाय मिस्टेक लिखी गई थी तो इसके लिए एविडेंस दे सकता है, केवल कह देने मात्र से काम नहीं चलेगा, उसे एविडेंस देने की लिबर्टी मिल जाएगी कि आप लाइए एविडेंस, प्रूव करिए, आप ओरल एविडेंस लाइए, आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाइए, आप प्रूव करिए कि ये बाय मिस्टेक गलती से लिख गया था ऐसा कि आपने बी से पैसे ले लिए हैं, या फिर आप प्रूव कर दीजिए कि यहां लिखा हुआ तो है बुक्स ऑफ अकाउंट में, मेरी ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, मेरे अगेंस्ट लिखा हुआ है, बट ये सच नहीं है। सच नहीं है तो अगेन आप एविडेंस लाइए, प्रूव करिए, ओरल एविडेंस से या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से। तो यहां पर पार्टी के पास लिबर्टी है कि आप, भैया आपके पास लिबर्टी है कि आप प्रूव कर दीजिए कि ये जो एंट्री हो गई, ये जो एडमिशन हो गया है, इट वाज मेड मिस्टेकन और अनट्रू, ये सच नहीं है या गलती से हो गया है। ऐसा बोला गया इनकम टैक्स ऑफिसर जिनकी हैं वर्सेस मंगतराम नरोत्तम राम नरवाना, 2011 वॉल्यूम 14 एससीसी 644 नंबर पेज है। तो एक डिफेंस तो ये हुआ। अब दूसरा डिफेंस क्या ले सकता है? देखिए, एक ये जजमेंट है जोशना गोदा वर्सेस वृंदावन गोदा एंड अदर्स, 2012 का केस है ये साइटेशन। इसमें यह कहा गया कि एडमिशंस मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए एडमिशन, और जो एडमिशन बताया जा रहा है कि ये एडमिशन है, जिस स्टेटमेंट को एडमिशन कहा जा रहा है पार्टी का, सेल्फ हार्मिंग बताया जा रहा है, वो अनएम्बिगुअस होना चाहिए। इट मींस
उसके दो मीनिंग ना निकलते हों, एक ही मीनिंग निकले, क्लियर मीनिंग निकले, तो किसी भी फैक्ट को क्लियरली एडमिट किया गया हो, ये बात कही गई यहां पर। तो दूसरा डिफेंस यहीं से निकल कर आता है कि वो पार्टी प्रूव कर सकती है कि ये जो मीनिंग है एडमिशन, तो जो लिखा है यहां पर ये ठीक है, जो बताया गया कि मैंने ऐसा बोला था वो ठीक है, लेकिन ये क्लियर नहीं है, ये क्लियर एडमिशन नहीं है, इसके दो मीनिंग निकल रहे हैं, दूसरा मीनिंग निकाल कर दिखा दीजिए कोर्ट को, आपको लिबर्टी है, आप इस तरीके से डिफेंस ले सकते हैं। और देखिए तीसरा, द्वारिका प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1993 का केस है। अब यहां पर यह कहा गया कि एडमिशन मस्ट बी टेकन एज होल, एडमिशन जो होगी, स्वीकृति जो होगी, वो पूरी की पूरी पढ़ी जाएगी, पूरी उसको देखा जाएगा कि ये कैसे। तो दूसरी लिबर्टी ये है, आपके पास आर्गुमेंट के टाइम पर आपके फेवर में कुछ बातें उसमें हैं, तो आप ये कह सकते हो कि देखिए आप पूरी पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि मैंने किसी फैक्ट को एडमिट नहीं किया है, या जो बातें यहां पर लिखी हैं ये इस दूसरी पार्टी के फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं, प्रूव नहीं करती है। अगली बात, सर्कमस्टांसेस अंडर विच द एडमिशन वाज मेड, उन परिस्थितियों को भी आप कोर्ट के सामने ला सकते हैं जिन परिस्थितियों में स्वीकृति की गई। फॉर एग्जाम्पल, आपका अपना घर है, आपका अपना घर है, इट मींस आप उस घर के मालिक हैं, लेकिन आपका कोई दोस्त आपके घर आपसे मिलने आया, आपका कोई रिश्तेदार आपसे मिलने आया, और दोस्तों उसने देखा कि आपका घर तो बड़ा आलीशान है, बड़े अच्छे अच्छे उसमें पेंटिंग्स हैं, बड़े अच्छा लंबे लंबे रूम, लंबा चौड़ा किचन, बड़े अच्छे बाथरूम, बाथरूम को बड़े अच्छे अच्छे वो इंटीरियर डिजाइनिंग उसमें हो रखी है। उसको देखकर आपके रिलेटिव या आपके दोस्त की आंखें चौंधी। अब ये आप समझ रहे हो कि वो उसके मन में क्या चल रहा है, आपके रिलेटिव या आपके दोस्त के मन में। अब उसका अगला क्वेश्चन ये होता है आपके दोस्त का कि भाई ये घर तुम्हारा है। अब आपने क्या बोला अपने दोस्त को कि नहीं ये घर मेरा नहीं है, ये घर तो भैया मैंने किराए पर ले रखा है XYZ से। आपने क्यों बोला ऐसा? आपने इसलिए बोला ऐसा कि आपको लग रहा था कि आपने कह दिया कि यस ये मेरा है, तो इसे लगेगा कि भाई आपके पास तो बहुत पैसा है, तो कहीं ये मेरे से कुछ पैसे उधार ना मांग ले, इसलिए मैं कह देता हूं कि नहीं ये मेरा नहीं है, ये तो मेरा किराए पर है। आपने किन सर्कमस्टांसेस में बोला कि आपके पास वो पैसे मांगने आया था, आपको ऐसा लग रहा था उसकी बातों से जब वो आया आपके पास, तो ये आपसे पैसे ना मांग ले, या आप जब मना करो पैसे के लिए तो ये कुछ उल्टा ना समझे, इस तरीके इसलिए आपने कह दिया कि यस ये रूम, ये एक मकान मेरा नहीं है, XYZ से मैंने किराए पर ले रखा है, मेरा लैंडलॉर्ड XYZ है, मैं इसका टेनेंट हूं, मैं उसको किराया देता। आपने गलत बात बोली यहां पर, आपने एडमिशन तो किया कि ये मकान आपका नहीं है, बट ये बात सच नहीं है, लेकिन कल को आपके अगेंस्ट एक केस हो जाता है और उसमें दूसरी पार्टी, कोई पार्टी ये प्रूव करना चाहे कि यस ये मकान आपका नहीं है, और इस आपके दोस्त को एज ए विटनेस कोर्ट में लेकर आ जाता है और इससे पूछता है कि बताइए आप उस दिन आप अपने इस दोस्त के घर में गए थे तो उन्होंने क्या कहा था, तो आपका दोस्त तो बोलेगा कि इस मेरे दोस्त ने बोला था कि ये मकान मेरा नहीं है, XYZ का है, और XYZ ने आपके ऊपर केस किया हुआ है कि ये मकान तो मेरा है। तो अब ये जो विटनेस आया कोर्ट में, आपका दोस्त, इसने प्रूव कर दिया आपके एडमिशन को, जो सेल्फ हार्मिंग है, आपके अगेंस्ट था वो स्टेटमेंट, वो एडमिशन। अब ये तो भाई सब्सटैंटिव एविडेंस हो जाएगी, बट लॉ आपको परमिट करता है कि आप उन सर्कमस्टांसेस को, उन परिस्थितियों को प्रूव कर दो जिन परिस्थितियों में आपने ऐसा झूठा स्टेटमेंट दिया था, झूठा एडमिशन किया था, आप प्रूव कर सकते हो। ये आपके पास डिफेंस है। ECT फार्मिंग सोसाइटी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1974 का केस है, उसमें ये बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि एडमिशन का यूज
किस तरीके से हो सकता है, कितना हो सकता है, एडमिशन किसका होगा, एटलीस्ट 2 बातें आपको इस वीडियो से क्लियर हुई होंगी कि एडमिशन बाय पार्टी एंड एडमिशन बाय विटनेस बोथ आर डिफरेंट। इनकी एविडेंसरी वैल्यू बिल्कुल अलग है और ऐसा नहीं है कि एक बार अगर सेल्फ हार्मिंग एडमिशन को एडमिट कर लिया गया है, एडमिशन कर दिया गया है, तो अब आपके पास कोई रेमेडी नहीं है, ऐसा नहीं है। लॉ कभी भी रेमेडीलेस नहीं होता है। आपको बस मेहनत करने की आवश्यकता होती है, आपको इंटरप्रिटेशन की स्किल्स आपके पास आनी चाहिए और दोस्तों वो स्किल्स मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। आप अगर मेरे साथ बने रहेंगे तो डेफिनेटली काफी लोगों से आप आगे निकल जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप लॉ में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज लॉ में कोई परफेक्ट नहीं होता है, बस एक से बेटर होता है, दूसरे से बेटर होता है, दूसरे से अच्छा होता है और मैं दूसरे से अच्छा आप लोगों को बनाने की कोशिश करता रहूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अब मिलेंगे कि कौन-कौन ऐसी पार्टी हो सकती है जो एडमिशन स्वीकृति कर सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो तक देखते रहिए लीगल लैंप। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।